राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम की क्या भूमिका है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन हम क्या मार्क्सवादी और लेनिनवादी उपागम से कर सकते हैं। बहुत सारे आलोचक इसकी आलोचना भी करते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम से नहीं कर सकते। तो आइए आज इस मार्क्सवादी और लेनिनवादी दृष्टिकोण का अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण का बहुत बड़ा महत्व है। यह उपागम मानता है कि जिस तरह प्रत्येक राष्ट्र में अमीर व गरीब के बीच संघर्ष है, ठीक उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय सतह पर दुनिया के सभी राष्ट्रों में गरीब व अमीर राष्ट्रों में संघर्ष पाया जाता है। यानी दुनिया जो है दो भागों में बटी हुई, गरीब राष्ट्र और अमीर राष्ट्र। विकसित राष्ट्र विकासशील व निर्धन राष्ट्रों का आर्थिक शोषण करने में लगे हैं। पूंजीवादी देश आर्थिक साम्राज्य के लिए हिंसक संघर्ष या युद्ध का सहारा लेते हैं। यह उपागम मानता है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, हर मजदूर शोषण का शिकार होता है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय दास्ता की बेड़ियों की। मजदूरों को पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, असमानता, शोषण वह भेदभाव का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करना चाहिए। इस उपागम की मान्यता है कि जब दुनिया से पूंजीवाद का विनाश होगा तो समाजवाद व साम्यवाद का युग आएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवादी व्यवस्था से साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। कार्ल मार्क्स और लेनिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोषण मुक्त, राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना पर बल देते हैं। यह उपागम कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों पर आधारित है। तो पहले हम कार्ल मार्क्स के बारे में जानेंगे। कार्ल मार्क्स की क्या फिलॉसफी रही है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में हुआ। जर्मनी के बोन विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की। जेना विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की शिक्षा प्राप्त की। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक हीगल की विचारधारा से भी काफ़ी प्रभावित हुए। 1867 में उनकी पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने पूंजीवाद को आर्थिक असमानता, शोषण के लिए उत्तरदायी माना। उन्होंने समतामूलक समाज की स्थापना पर बल दिया, जिसमें गरीब अमीर, स्त्री पुरुष, श्वेत अश्वेत का कोई भेदभाव नहीं। कार्ल मार्क्स का मानना है कि विश्व में शांति का कारण गरीब व अमीर के बीच वर्ग संघर्ष है। मार्क्स का विचार है कि पूरे विश्व में आर्थिक एवं सामाजिक समानता हेतु शांतिपूर्वक क्रांति करनी चाहिए। अगर शांतिपूर्वक ढंग से क्रांति परिवर्तन न हो तो सशस्त्र क्रांति का सहारा लेना चाहिए। कार्ल मार्क्स के बाद लेनिन भी इस विचार को प्रतिपादित करते हैं। हम व्लादिमीर इलियनिच उल्यानोव के फिलॉसफी को अभी अध्ययन करते हैं, जिन्हें शॉर्ट में लेनिन कहा जाता है। लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 को रूस में हुआ। उनकी मृत्यु 21 जनवरी 1924 को सिविर्स्क रूस में हुई। एक शिक्षित परिवार में जन्म लेने के कारण लेनिन राज्य व समाज के प्रति जागरूक थे। 1891 में उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय से विधि स्नातक में उपाधि प्राप्त की। 1895 में लेनिन को बंदी गृह में डाल दिया गया। 1905 से 1907 में उन्होंने रूस की प्रथम क्रांति के समय जनसाधारण को भालने और अग्रसर करने में बोल्शेविकों के कार्य का निर्देशन किया। 1916 में उन्होंने अपनी पुस्तक साम्राज्यवाद में साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की चरम एवं अंतिम अवस्था बताया। लेनिन की विचारधारा को ही लेनिनवाद कहा जाता है। लेनिन ने उत्पादन की पूंजीवादी विधि के उस विश्लेषण को जारी रखा जिसमें मार्क्स ने पूंजीवाद में किया था। लेनिनवाद समाजवादी क्रांति
के रूप में उत्पन्न हुआ। दुनिया के अधिकांश विद्वान मार्क्सवाद को विकसित औद्योगिक पूंजीवाद की सीमाओं से निकालकर अलग विकसित और अर्ध औपनिवेशिक देशों के राष्ट्रीय मुक्ति संग्रामों के लिए उपयोगी विचारधारा मानते हैं। लेनिनवाद ऐसे सभी देशों के साम्यवादियों और अन्य उग्र तत्वों के लिए क्रांति करने की व्यवहारिक विधि के रूप में प्रकट हुआ। मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण की क्या भूमिका है? क्या हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण से कर सकते हैं? आइए मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण में सबसे पहले वर्ग संघर्ष का अस्तित्व है। यह पक्ष मानता है कि दुनिया के हर देश में वर्ग पाए जाते हैं। दुनिया के राजनीतिक इतिहास का अगर अध्ययन करें तो हमेशा जो है दो प्रकार के वर्ग रहे हैं, जिसे गरीब अमीर, हैव एंड हैव नोट्स के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्ल मार्क्स कहता है कि जिस तरह से हर देश का राजनीतिक इतिहास गरीब और अमीर के बीच संघर्ष का रहा है, वैसे पूरी दुनिया के अंदर भी गरीब राष्ट्रों अमीर राष्ट्रों में संघर्ष रहा है। पूंजीवादी देश हमेशा निर्धन देशों का शोषण करते आ रहे हैं। जिस तरह से पूंजीपति वर्ग विशेषाधिकारों के द्वारा निर्धन का शोषण करते हैं, उसी तरह पूंजीपति देश भी अपने प्रभुत्व व विशेषाधिकारों के द्वारा निर्धन व विकासशील राष्ट्रों का शोषण करते आ रहे हैं। कार्ल मार्क्स और लेनिन दोनों ने विश्व के मजदूरों को संगठित होकर बुर्जुआ देशों के विरुद्ध संघर्ष की अपील की है। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष में सर्वहारा वर्ग को बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ आवश्यक होने पर हिंसक संघर्ष करने की वकालत करता है। पूंजीपति देशों के विरुद्ध निर्धन विकासशील देशों को संगठित होकर अन्याय व शोषण का विरोध करना चाहिए। यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम ये मानता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन गरीब राष्ट्रों और अमीर राष्ट्रों के बीच कर सकते हैं, विकसित राष्ट्रों और विकासशील राष्ट्रों के बीच कर सकते हैं। राष्ट्रों के बीच जो संघर्ष पाया जाता है, राष्ट्रों के बीच जो साम्राज्यवाद की नीति है, चाहे वो राजनीतिक साम्राज्यवाद हो, आर्थिक साम्राज्यवाद हो, वो भी एक प्रकार से कार्ल मार्क्स और लेनिन की विचारधारा पर ही आधारित है। जिस तरह से एक अमीर गरीब का शोषण करता है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमीर देश, विकसित देश, विकासशील और निर्धन राष्ट्रों का हमेशा से शोषण करते आए हैं। ये पक्ष मानता है कि साम्राज्यवाद का विरोध होना चाहिए। लेनिन का कथन है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम और अंतिम अवस्था है। इस उपागम की मान्यता है कि पूरी दुनिया में पूंजी का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है। पूंजी की जो मोबिलिटी है वो इंटरनेशनल हो गई है। पूंजी पर विकसित देशों का नियंत्रण स्थापित होने से विकासशील देशों का निरंतर आर्थिक शोषण हो गया। पूंजीवाद से न केवल राष्ट्रों के अंदर समान आर्थिक विकास हुआ, बल्कि पूरी दुनिया उत्तर दक्षिण में बटी हुई है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम नॉर्थ साउथ डायलॉग को देखते हैं। नॉर्थ विकसित राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व है और साउथ जो है निर्धन या विकासशील राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता है, और दोनों के बीच जो है टकराव का बड़ा कारण जो है आर्थिक आधार है। अमीर राष्ट्र जो है निर्धन राष्ट्रों का शोषण कर रहे हैं। इस उपागम की मान्यता है कि विश्व में पूंजीवाद से पूंजीवादी देशों का एकाधिकार होता है। पूंजी के बल पर वे साम्राज्यवाद को बढ़ावा देते हैं। लेनिन कहता है कि पूंजीवादी देशों में साम्राज्यवाद के लिए क्षेत्रों का बंटवारा होता है। यानी पूंजीवादी देश जो है निर्धन, गरीब और विकासशील राष्ट्रों का पूंजी के बल पर ही शोषण करती हैं। इसलिए जो है दुनिया दो भागों में बटी हुई है। मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने के लिए पूंजीवाद का विरोध करता है। दोनों ही
विचारधाराएं मानती है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन मार्क्सवाद और लेनिनवाद से कर सकते हैं। इस उपागम की मान्यता है कि पूंजीवाद से मजदूरों का शोषण होता है। पूंजीवाद न केवल अपने देश में पूंजी के एकाधिकार से मजदूरों के शोषण में वृद्धि करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूंजीवाद अमीर व विकसित देशों के पूंजी एकाधिकार से निर्धन व विकासशील राष्ट्रों का निरंतर शोषण करता है। मार्क्सवाद मानता है कि पूंजीवाद दिन प्रतिदिन अमीरों व गरीबों के बीच शोषण को बढ़ावा देता है। पूंजीपति वर्ग की संख्या काफ़ी कम होती है, जबकि श्रमिक वर्ग की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है। श्रमिक अपने हितों के लिए अनेक संगठनों व दबाव समूह का निर्माण करते हैं, लेकिन पूंजीपति अपनी कुटिल नीतियों से श्रमिकों को फूट डालकर उनमें संघर्ष पैदा करते हैं। पूंजीपति वर्ग निरंतर मजबूत बन जाता है और श्रमिक वर्ग निरंतर संघर्ष में उलझ कर निर्धन हो जाता है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहा जाता है कि नॉर्थ साउथ डायलॉग के साथ, नॉर्थ साउथ संघर्ष के साथ साउथ साउथ भी क्लैश होता है, यानी गरीब निर्धन जो विकासशील राष्ट्र है उनके बीच भी कई तरह का संघर्ष पाया जाता है। लेकिन कार्ल मार्क्स का मानना है कि जो विकसित राष्ट्र है दुनिया की, वो विकासशील राष्ट्रों को भी आपस में लड़वाते रहते हैं, उनके बीच जो है एकता पैदा नहीं होने देते, क्योंकि विकसित राष्ट्रों का उद्देश्य है कि विकासशील राष्ट्रों का शोषण किया जाए। और यह उपागम मानता है कि पूंजी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह से यातायात के साधनों में वृद्धि हुई है। इस उपागम की मान्यता अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद की। यह उपागम मानता है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समाजवाद नहीं होगा, तब तक दुनिया में समानता नहीं होगी, दुनिया में भेदभाव समाप्त नहीं होगा, दुनिया में साम्यवाद नहीं आएगा। कार्ल मार्क्स का मानना है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, मजदूर हर देश में पीड़ित होते हैं। मजदूरों को अपनी मुक्ति के लिए संगठित होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करना होगा। मजदूर अन्याय, अत्याचार, शोषण व भेदभाव के विरुद्ध संगठित होकर पूरी दुनिया के देशों में समाजवादी ढांचा स्थापित कर सकते हैं। समाजवादी ढांचे में ही गरीब व अमीर के बीच आर्थिक अंतर को कम किया जा सकता है। समाजवादी ढांचे में उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर राज्य या समाज का नियंत्रण रहता है, किसी व्यक्ति या समूह का नहीं। समाजवाद में आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण होता है, यानी आर्थिक संसाधन जो है आम लोगों में बटे होते हैं, आम लोगों तक आर्थिक लाभ जो है समान रूप से मिलता है। समाजवाद में आर्थिक विकास के फल सभी को समान रूप से मिलते हैं। कार्ल मार्क्स और लेनिन ने विश्व के मजदूरों के हित में अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद की स्थापना पर बल दिया। दोनों ही मानते हैं कि जब पूरी दुनिया में समाजवाद होगा तो अमीर और गरीब का संघर्ष हर देश से समाप्त हो जाएगा, पूरी दुनिया से समाप्त हो जाएगा। यह उपागम आर्थिक शक्ति के प्रभुत्व को रेखांकित करता है। यह उपागम मानता है कि जिस तरह प्रत्येक राष्ट्र अमीर व गरीब के बीच बटा हुआ है, उसी तरह पूरी दुनिया विकसित देश और पिछड़े देशों में बटी हुई है। इस उपागम की मान्यता है कि विकसित देशों में भी आपसी संघर्ष होते रहते हैं, लेकिन जब पिछड़े राष्ट्रों के साथ व्यवहार होता है तो वे परस्पर संघर्ष बुलाकर पिछड़े राष्ट्रों के शोषण में सामूहिक रूप से भागीदार होते हैं। पूरी दुनिया में विकसित देश अपनी शोषणकारी नीतियों के द्वारा पिछड़े राष्ट्रों के शोषण में लगे रहते हैं। यह उपागम मानता है कि दुनिया दो भागों में बटी हुई है, अमीर राष्ट्र और गरीब राष्ट्र। और अमीर राष्ट्र और विकसित राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र हमेशा से जो है विकासशील या निर्धन राष्ट्रों का शोषण करते हैं। तो कार्ल मार्क्स और लेनिन दोनों कहते हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन मार्क्सवादी, लेनिनवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण से करना चाहिए। इस उपागम की मान्यता है कि दुनिया में प्रत्येक राष्ट्र को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। आत्मनिर्णय का मतलब है कि हर राष्ट्र को अपनी गृह नीति, विदेश नीति स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए। उस देश की विदेश नीति और गृह नीति के निर्माण में किसी अन्य देश का किसी प्रकार का हस्तक्षेप या प्रभाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र को आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
राष्ट्रीय स्वतंत्रता से ही राष्ट्र के लोग अत्याचार, भेदभाव व शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। एक पराधीन देश के लोग अपने अधिकारों के लिए कैसे आंदोलन कर सकते हैं? इसलिए दुनिया में प्रत्येक राष्ट्र का स्वतंत्र होना जरूरी है। प्रत्येक राष्ट्र को आत्मनिर्णय का अधिकार होना जरूरी है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी हर प्रकार की नीति निर्माण के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो। इसमें दूसरे राष्ट्रों का किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं होना चाहिए या दूसरे राष्ट्रों का राजनीतिक या आर्थिक आधिपत्य या हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसलिए कार्ल मार्क्स और लेनिन मानते हैं कि हर व्यक्ति को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए, हर राष्ट्र को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। तभी पूरी दुनिया में साम्यवाद आ सकता है, तभी पूरी दुनिया जो है क्लास लेस हो सकती है, स्टेट लेस हो सकती है, भेदभाव लेस हो सकती है, यानी भेदभाव से मुक्त हो सकती है, वर्ग विहीन हो सकती है, राज्य विहीन हो सकती है और पूरी दुनिया एक साम्यवादी समाज या अंतर्राष्ट्रीय समाज में परिवर्तित हो सकती है। यह उपागम मानता है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति जो है सभी राष्ट्रों के हित में है। इस उपागम का मानना है कि दूसरों का शोषण करके कोई राष्ट्र शांतिपूर्ण ढंग से नहीं रह सकता। दूसरे राष्ट्रों के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए विदेश नीतियों का निर्माण करना चाहिए। यह उपागम यही मानता है कि सभी राज्य मिलजुल करके शांतिपूर्ण ढंग से विकास कर सकते हैं। इस उपागम की मान्यता है कि शोषणकारी प्रवृत्तियों से सभी राज्यों का समान विकास नहीं हो सकता। इससे राज्यों में भेदभाव पनपेगा, राज्यों में संघर्ष पनपेगा और पूंजीवाद जो है मुखर होकर के उभरेगा। पूंजीवादी राज्य जो निर्धन राज्य है उनका पूरी तरह से शोषण करेंगे। कार्ल मार्क्स का मानना है कि समाजवादी व पूंजीवादी राज्यों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से संपूर्ण विश्व के नागरिकों का विकास हो सकता है। यह उपागम मानता है कि पूंजीवादी एवं समाजवादी राज्यों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ साथ अन्याय पर आधारित विश्व व्यवस्था को बदलने का संघर्ष मजदूर वर्ग द्वारा जारी रहेगा। इस उपागम की मान्यता है कि श्रमिकों की अंतर्राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए। कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल में विश्व के मजदूरों का आह्वान किया और कहा कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास होने के लिए कुछ नहीं सिवाय दासों की बेड़ियां हैं। इस उपागम की मान्यता है कि श्रमिकों का हित राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय है। श्रमिकों का हित राष्ट्रीय नहीं, श्रमिकों का हित एक देश तक सीमित नहीं है बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय है। विश्व के सभी श्रमिक एक जैसी शोषण की प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं। कार्ल मार्क्स मानते हैं कि श्रमिकों का कोई देश नहीं बल्कि श्रमिक पूरी दुनिया में दयनीय जीवन व्यतीत करते हैं। श्रमिक चाहे गरीब देश का हो या अमीर देश का हो, विकासशील देश का हो या विकसित देश का हो, पहली दुनिया का हो या तीसरी दुनिया का श्रमिक हो, श्रमिकों का हर जगह शोषण होता है। अपने देश में भी शोषण होता है, दूसरे देशों में जा कर के जब वो श्रम करते हैं तब वहाँ पर भी वहाँ के जो पूंजीपति लोग हैं वो इसी तरह से शोषण करते हैं। इसलिए पूरी दुनिया जो है दो भागों में बटी है और दोनों के बीच जो है लगातार संघर्ष जारी है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि विश्व के श्रमिकों को संगठित होकर पूंजीवाद को कुचलने का प्रयास करना चाहिए। श्रमिक वर्ग संगठित होकर पूंजीवाद, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद की शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करके अपनी दयनीय स्थिति में सुधार कर सकती है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने मजदूरों की एकता पर बल दिया, श्रमिकों की एकता पर बल दिया और कहा कि श्रमिकों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास जो गुलामी की, दासता की बेड़ियां हैं उनसे वो मुक्त हो सकते हैं। और अगर श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका मूवमेंट होता है, उनका संगठन होता है और वो पूरी दुनिया में पूंजीवादी सिस्टम को कुचलने के लिए अगर संघर्ष करते हैं तो ये मजदूरों का जो इंटरेस्ट है वो नेशनल लेवल का नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल का है। पूरी दुनिया से मजदूरों का जो शोषण है वो समाप्त किया जा सकता है और दुनिया में साम्यवाद आ सकता है। कार्ल मार्क्स और लेनिन दोनों इस श्रमिक क्रांति पर बल देते हैं।
यह इस उपागम की मान्यता है कि श्रमिकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। श्रमिकों को अपने कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना पर बल देना चाहिए। यह उपागम मानता है कि श्रमिक जो है किसी एक देश में संगठित होकर के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास नहीं कर सकते, बल्कि दुनिया के सभी देशों के श्रमिक इकट्ठे होकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करें। तभी श्रमिकों की दयनीय स्थिति में सुधार हो सकता है, तभी पूरे देश में साम्यवाद हो सकता है, तभी पूंजीवाद का नाश हो सकता है, तभी क्लास सिस्टम जो है दुनिया से समाप्त हो सकता है, तभी जो स्टेट का जो सिस्टम है, राज्यों का जो सिस्टम है, जो एक शोषण का यंत्र माना जाता है, वो समाप्त हो सकता है। पूरी दुनिया एक साम्यवादी समाज में बदल सकती है और दुनिया में कोई अमीर गरीब का, ऊंचे नीचे का, शक्तिशाली और निर्धन का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। यह पग मानता है कि श्रमिक क्रांति के द्वारा अत्याचारी, पूंजीवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों को कुचल सकते हैं और एक दिन विश्व के सभी श्रमिक संगठित होकर बुर्जुआ वर्ग का मतलब यहाँ पर पूंजीवादी देश है और जो के विरुद्ध संघर्ष करके शासन व्यवस्था को अपने नियंत्रण में लेंगे और जो सर्वहारा वर्ग है वो यहाँ पर निर्धन देश है, विकासशील देश है। पूंजीवादी व्यवस्था पर श्रमिकों की तानाशाही स्थापित होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का शोषण खत्म होगा और पूरी दुनिया में साम्यवाद स्थापित होगा। तो कार्ल मार्क्स और लेनिन दोनों ही क्रांति की बात करते हैं, मजदूरों के संगठन की बात करते हैं, संगठित होकर के संघर्ष करने की बात करती है। अगर पूरी दुनिया से मजदूरों का शोषण खत्म करना है, मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार करना है, तो इसके लिए राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास करने होंगे। और जो भी पूंजीवादी है, चाहे वो राज्य के रूप में हो, समूह के रूप में हो, संगठन के रूप में हो, उनके अत्याचारों को श्रमिक क्रांति के द्वारा समाप्त किया जा सकता है और पूरी दुनिया एक साम्यवादी समाज में बदल सकती है, जहाँ न तो कोई ऊंचा रहेगा, न नीचा रहेगा, न अमीर गरीब का भेदभाव रहेगा, न बड़े छोटे का रहेगा, न कोई शासक होगा न शासित होगा, साम्यवादी समाज हो जाएगा। यह उपागम साम्यवाद पर बल देता है। इस उपागम की मान्यता है कि साम्यवादी शासन प्रणाली वर्ग विहीन और राज्य विहीन होगी। साम्यवादी प्रणाली में आर्थिक एवं सामाजिक असमानता नहीं होगी, गरीब अमीर के बीच अधिक आर्थिक अंतर नहीं होगा, यानी वर्ग जो है वो दुनिया से समाप्त हो सकता है। अगर श्रमिक वर्ग संगठित होकर के संघर्ष करे तो जितने भी पूंजीपति समूह हैं उन सब का जो शोषणकारी यंत्र है उसको समाप्त किया जा सकता है। और राज्य रूपी संस्था जो शोषण का यंत्र है, जिसमें पूंजीवादी समूह को ज़्यादा प्रभुत्व दिया जाता है, वो भी समाप्त हो सकता है। यह पग मानते हैं कि अगर पूरी दुनिया में पूंजीवाद का नाश होता है तो विश्व का प्रत्येक व्यक्ति साम्यवादी शासन प्रणाली के लाभों को प्राप्त करेगा। और जब साम्यवादी शासन प्रणाली होगी तो उसमें कोई वर्ग संघर्ष नहीं रहेगा, वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा। मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में बहुत बड़ा महत्व है। साम्यवादी नज़रिए से हम पूरी दुनिया के संबंधों का अध्ययन कर सकते हैं कि किस तरह से विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों का शोषण कर रहे हैं। इसीलिए नॉर्थ साउथ क्लैश का ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कंसेप्ट आए, नॉर्थ विकसित राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता है और साउथ जो है विकासशील राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता है। नॉर्थ और साउथ के बीच जो डायलॉग है या जो संघर्ष है वो पूंजीपति और जो निर्धन है उसके बीच जो संघर्ष है उसी प्रकार का संघर्ष है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम का बहुत बड़ा महत्व है। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम से कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे आलोचक मानते हैं कि मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का व्यापक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से अध्ययन नहीं कर सकते। मार्क्सवादी और लेनिनवादी उपागम में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी इसकी आलोचनाएं हैं। आलोचक मानते हैं कि मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो वर्गों के बीच संघर्ष तो मानता है, जबकि वास्तविकता यह है कि विश्व के प्रत्येक देश में
श्रमिक व पूंजीपति वर्ग के बीच मध्यम वर्ग भी होता है जो दोनों वर्गों में समन्वय बनाए रखता है। यानी दुनिया के हर देश में दो वर्गों के अलावा तीसरा वर्ग भी है। हम किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करें तो वहाँ उच्च वर्ग मिलेगा, निम्न वर्ग मिलेगा, एक मध्यम वर्ग भी मिलेगा जो उनके बीच का है, जो दोनों के बीच बैलेंस को बनाए रखता है। इसी तरह से दुनिया में बहुत ज़्यादा अमीर देश हैं, बहुत ज़्यादा गरीब है और विकासशील राष्ट्र भी बहुत सारे मिल जाएंगे जो पूरी दुनिया में एक प्रकार का बैलेंस बनाए रखते हैं। तो मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम की आलोचक इस आधार पर आलोचना करते हैं कि जो वर्ग संघर्ष है उसमें दो ही वर्ग नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो तीसरे वर्ग का भी अस्तित्व पाया जाता है। आलोचक मानते हैं कि साम्राज्यवाद में भी मजदूरों का हित है। आलोचक मानते हैं कि साम्राज्यवादी देश पिछड़े देशों में पूंजी का निवेश करते हैं जिससे पिछड़े देशों के श्रमिकों को रोजगार मिलता है। आलोचकों का मानना है कि अगर कार्ल मार्क्स और लेनिन की विचारधारा को लिया जाए तो पूंजीपति देश जो अपनी पूंजी का निवेश है ज़्यादातर निर्धन देशों में करते हैं, उससे निर्धन देशों के न केवल देशों की पर इकोनॉमी बढ़ती है बल्कि प्रति व्यक्ति आय वृद्धि होती है। जो वहाँ के श्रमिक होते हैं, गरीब होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ मिलता है। तो कार्ल मार्क्स की और लेनिन की विचारधारा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमीर देश गरीबों का शोषण करते हैं व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है। आलोचक यही मानते हैं कि कार्ल मार्क्स और लेनिन की विचारधारा जो साम्यवाद को, समाजवाद को बढ़ावा देती है वो वास्तविकता से दूर है। वास्तव में देखा जाए तो अमीर और गरीब के बीच संघर्ष होता है, जबकि वास्तविकता ये है कि गरीब गरीब और अमीर अमीर के बीच भी संघर्ष रहता है। यानी जिस तरह से किसी भी देश के अंदर अमीर और गरीब के बीच संघर्ष पाया जाता है, उसी तरह से अमीर अमीर और गरीब गरीब के बीच भी उस देश के लोगों में संघर्ष पाया जाता है। और ये स्थिति जो है एक राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। दुनिया के देशों में भी यही है कि गरीब राष्ट्रों का आपस में टकराव है, साउथ साउथ कन्फ्लिक्ट है, नॉर्थ नॉर्थ कन्फ्लिक्ट है। हम ये नहीं कह सकते कि जो विकसित देश है वो ही विकासशील राष्ट्रों का शोषण कर रहे हैं, बल्कि विकसित राष्ट्रों में भी अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर के आपस में संघर्ष पाया जाता है। और इसी तरह से सभी जो विकासशील राष्ट्र हैं या निर्धन राष्ट्र हैं उनका भी अपने हितों को लेकर के आपस में संघर्ष पाया जाता है। इसलिए ये उपागम वास्तविकता से दूर है। इस उपागम की चौथी महत्वपूर्ण आलोचना है कि अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद असंभव। आलोचक मानते हैं कि विश्व में प्रत्येक देश की अपनी विशिष्ट शासन व्यवस्था होती है और वह उस देश के नागरिक निर्धारित करते हैं, न कि श्रमिकों का अंतर्राष्ट्रीय संघ। हर देश की अपनी सामाजिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ होती हैं और उसी के अनुसार वो देश अपनी राजनीतिक व्यवस्था को निर्धारित करता है। अब भारत में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, चीन उसका पड़ोसी देश है, वहाँ पर साम्यवादी प्रणाली है, रसिया में साम्यवादी प्रणाली है, और जो दूसरे देश है जैसे नेपाल है, भूटान है, वहाँ पर अभी लोकतंत्र आया, पहले राजशाही सिस्टम था। तो हर देश का अपना जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है जिसके आधार पर उस देश में राजनीतिक शासन प्रणाली होती है। हम दुनिया के सभी देशों पर एक ही शासन प्रणाली नहीं थोप सकते क्योंकि हर देश की परिस्थितियाँ अलग अलग तरह की होती है, इसलिए हर देश की राजनीतिक व्यवस्था भी अलग अलग तरह की होती है, उसमें विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। आलोचक मानते हैं कि यह उपागम केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आर्थिक पक्ष पर बल देता है। कार्ल मार्क्स और लेनिन दोनों ही मानते हैं कि आर्थिक स्थिति जो है हर प्रकार की स्थिति को निश्चित करती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आर्थिक स्थिति के साथ साथ राजनीतिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति भी जो है वो उसके प्रभाव को तय करती है। दुनिया में केवल आर्थिक संबंध नहीं पाए जाते, दुनिया के राष्ट्रों में राजनीतिक संबंध भी है, भौगोलिक संबंध भी है, सांस्कृतिक संबंध भी है। एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध इसलिए नहीं है कि वो अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करना चाहता है, उसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं, भौगोलिक कारण हो सकते हैं, सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं।
जैसे भारत नेपाल जो संबंध है वो सांस्कृतिक आधार पर दोनों देशों के बीच जो पासपोर्ट सिस्टम है या दूसरी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताएं हैं उनको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बाउंड्री पर पासपोर्ट और दूसरी चीज़ों की काफ़ी जटिलताएं हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि देशों के बीच या राष्ट्रों के बीच केवल आर्थिक जो पक्ष है वही महत्वपूर्ण है, अन्य पक्षों का भी बड़ा योगदान है। इस उपागम की आलोचना करते हुए आलोचक कहते हैं कि श्रमिकों की अंतर्राष्ट्रीय एकता जो है काल्पनिक है। आलोचक मानते हैं आज तक कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें उस देश के सभी मजदूर पूरी तरह से संगठित हो और उस देश की शासन प्रणाली को उखाड़ फेंका हो। कोई उदाहरण नहीं मिलता, क्योंकि श्रमिकों का आपस में यह ना तो यूनिटी होती और उसके बावजूद भी जो अमीर वर्ग है उसी देश के अंदर जो है वो श्रमिकों के बीच संघर्ष को पैदा करता है, टकराव पैदा करता है, जिससे मजदूरों का संगठन कमज़ोर हो जाता है। पूरे विश्व के श्रमिकों की एकता का विचार जो है वो पूरी तरह से हमें काल्पनिक दिखाई देता है, क्योंकि जब किसी एक प्रदेश के किसी एक क्षेत्र के मजदूरों में एकता नहीं है, उनको पूंजीपति लोग जो है आपस में लड़ा देते हैं, टकराव कर देते हैं, उनके बीच भेदभाव पैदा कर देते हैं, उनके संगठन को कमज़ोर कर देते हैं। तो इसलिए पूरी दुनिया में भी इस तरह के पूंजीवादी समूह हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों को संगठित होने में अपने एक अवरोधक की भूमिका निभाते हैं। आलोचक मानते हैं कि श्रमिक क्रांति सफल नहीं। बहुत सारे आलोचक मानते हैं कि पूंजीवादी अपने आर्थिक हितों के लिए श्रमिकों में फूट डालते रहते हैं, इसे श्रमिक आपस में झगड़ते रहते हैं और पूंजीवाद को नष्ट नहीं कर पाते। हम किसी भी देश का उदाहरण ले सकते हैं जिसमें वहाँ के श्रमिक जो है राष्ट्रीय स्तर की अगर हम छोड़ें, वहाँ के जो प्रोविंस स्तर की है, प्रादेशिक स्तर की है, वहाँ पर भी श्रमिकों में किसी प्रकार की हमें एकता दिखाई नहीं देती। किसी भी देश के विभिन्न प्रांतों का अगर हम अध्ययन करें तो एक प्रांत के श्रमिकों का दूसरे प्रांत में शोषण होता है। इसलिए हम ये कहना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्ल मार्क्स का विचार कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, केवल वो एक काल्पनिक विचार है। एक जिले के, एक क्षेत्र के, एक प्रदेश के, एक राष्ट्र के मजदूर जब इकट्ठा नहीं हो सकते, इकट्ठा होकर के संघर्ष नहीं कर सकते और उनके संघर्ष को सफल नहीं होने दिया जाता, तो ये कैसे संभव है कार्ल मार्क्स का कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ और आप जो है साम्यवादी शासन प्रणाली स्थापित कर सकते हो। ये व्यवहारिक तौर पर जो है पूरी तरह से संभव नहीं है। तो कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों पर आधारित आज का ये मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम था कि मार्क्सवादी और लेनिनवादी उपागम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने में, विश्लेषण करने में, निरीक्षण परीक्षण करने में मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम का क्या महत्व है। मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम की आलोचकों ने किस प्रकार से आलोचना की है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में पूरी तरह से व्यवहारिक नहीं है, पूरी तरह से सार्थक नहीं है। तो मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।